बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि आम इंतखाबात का दिन 8 फरवरी 2024 था। रिजल्ट कल तक आते रहे, इसकी वजह से आम जो पार्टियां हैं, दीगर पार्टियां जिसमें पीटीआई है, दीगर पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे साथ धांधली हुई है, रिजल्ट बदला जा रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट लेट किया जा रहा है। जो 8 फरवरी की रात थी उसमें रिजल्ट आया, फिर सुबह रिजल्ट जो अहदाफ थे वो चेंज कर दिए गए या चेंज हो गए। किस तरह हुआ? मीडिया की तरफ से कोई चीज मैनिपुलेट की गई है, मीडिया की तरफ से गलती हुई, क्योंकि नून लीग की तरफ से कहा गया जी कि ये मीडिया की तरफ से गलती हुई है। ये तमाम चीजें इस पे हम बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मेरे साथ राना बिरान खालिद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले सर, आपने मुझे टाइम दिया। इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो जो पार्टियां हैं जो जीत जाती है वो तो उसके तो बल्ले बल्ले होते हैं, जो हार जाती है वो हमेशा से ये कहती है कि जी धांधली हुई है मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ धांधली हुई है। क्या ये सियासतदानों का वतीरा है या वाकई धांधली पाकिस्तान के इलेक्शन में होती है? थैंक यू फैसल, आपने मुझे मौका दिया। पहले मैं आपका जो सवाल था आपने अपने इंट्रो में उठाया है, क्योंकि मैं उसका कुछ चीजों का यानी शायद हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पीटीवी में पाकिस्तान टेलीविजन में मॉनिटरिंग सेल का को सुपरवाइज कर रहा था। रिजल्ट मॉनिटरिंग सेल मेरे साथ स्टाफ था कोई 18-20 लोगों का, जी सर। जिसमें सारे मतलब वेल क्वालिफाइड आईटी क्वालिफाइड सिस्टम भी लगे हुए थे, सारा कुछ। तो हमने उसको मॉनिटर किया। जी सर। तो पहले 2 घंटे में जिस तरीके से आपने बताया है कि धड़ाधड़ रिजल्ट आए, जी। अच्छा धड़ाधड़ इस तरह से आए कि कोई 2 पोलिंग स्टेशन का, किसी हल्के में 5 पोलिंग स्टेशन का, किसी हल्के में 10 पोलिंग, मतलब 2% से लेकर 5 या 8 10% भी किसी हल्के का नहीं था। सही है। अच्छा, वो यूं होता है कि देखें कि आप जानते हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि एरिया मतलब कोई जिस तरह वोट तरतीबवार तो नहीं होता ना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं कि होता। एक मोहल्ला है, एक गली है, उसमें कोई एक बिरादरी रहती है, एक फैमिली के लोग रहते हैं, दूसरी गली में, दूसरे वार्ड में, दूसरे पोलिंग स्टेशन में, इस तरीके से होता है। तो अब ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि पहला पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जब आता है उसमें ज्यादती हो जाती है मीडिया की तरफ से। मीडिया चाहे या ना चाहे, ये नहीं कह रहा मैं, नीतों के ऊपर नहीं कह रहा, इंटेंशन नहीं, कि अब सरदार फैसल जीत गया है जी, सही है। 200 वोट पोल हुए हैं, 150 सरदार फैसल ने ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि सरदार फैसल का पलड़ा भारी हो गया। जी। अच्छा, अब ये परसेप्शन क्रिएट हो जाती है उससे। हालांकि अगले 2 पुलिस स्टेशन आप हार जाओ, ये बात लेकिन वो पहली परसेप्शन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन, इंप्रेशन, बिल्कुल ये ठीक है। चलता रहता है। इसके मुकाबले में जो इंडिया का सिस्टम है वहां पर भी ऐसा होता था। उन्होंने कुछ जल्दी हमसे सीख लिया, हम अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, जी। तो वो उन्होंने बिल्कुल इसका उलट है। वहां पर पोलिंग होता है, कुछ जो शहरों में है, बहुत सारे जिले उनके रियासतें, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन है, जी। उसके जरिए होता है। देहातों में, दूर दराज के इलाकों में, वहां पर जो है पेपर बैलेट होता है, ये बैलेट पेपर होता है। तो वो सारे मतलब बाक्स से सील कर दिए जाते हैं सबकी निगरानी में, सबके सामने। सील करने के बाद वो रिजल्ट तो 3 दिन के बाद आते हैं। सही। इस दौरान कोई भी मीडिया स्पेकुलेशन नहीं करता। नहीं करता। ये नहीं कि मीडिया जो है वो इखलाकी मेहनत में, इंडिया का मीडिया दुनिया पूरी में बदनाम है, बिल्कुल बदनाम। बहुत सेंसेशनल मीडिया है। यहाँ हम अपने मीडिया की बात करते हैं, इससे कई गुना बिल्कुल ये बात। गया गुजरा मीडिया है वो। बिल्कुल ये बात। वहां पर पाबंदी है, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है उसमें। वहां पाबंदी है सही। कि इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा, सही। आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जी। इसी के नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है, ऊपर जाती है, स्पेकुलेशन होती है, बहुत कुछ होता है। ये सारे प्रॉब्लम उन्होंने फेस किए हैं जो हम आज फेस कर रहे हैं, वो 30-40 साल पहले से सीख चुके हैं। तो ये बात होती है। जहां तक आप इस इलेक्शन के जो 9 फरवरी को हुआ इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं अपने स्टाफ से मैंने एक ग्राफ बनवाया। ठीक है। रिजल्ट हम टीवी चैनलों को मॉनिटर कर रहे थे। ठीक है। हमारा जो सेक्शन था वो इलेक्शन कमीशन से आने वाले रिजल्ट को नहीं कर रहा था। हम चार टीवी चैनल, जो बड़े टीवी चैनल है उनको मैं नाम नहीं लूंगा, उनको हम मॉनिटर कर रहे, मैंने ग्राफ बनवाया।
तो जो पार्टी हालांकि जीत गई है वो ही धांधली के ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रही है। सही है। वो कहते हैं हम पार्टी के तौर पर लड़े, आजाद नहीं लड़े, तो मैं भी उनको पार्टी कहूंगा, तो वो ही धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। हमने ये देखा, मैंने ग्राफ बनवाया रिजल्ट की आमद का, जो पहले 2 घंटे में ये जो इस तरीके से थ्रेड जाता है, जी सर। तो वो जो ये शुरू शो करता है पीटीआई का विक्ट्री ट्रेंड। सही है। विक्ट्री ट्रेंड इस तरह ऊपर जा रहा है 2 घंटे में। सही है। उसके बाद रिजल्ट स्लो हुए। सही है। जब रिजल्ट साफ ज़ाहिर है कि जो करीबी पोलिंग स्टेशन थे जो जल्दी आ सकते थे आ गए, बाकी के ऊपर टाइम लगता है। नेट मिलने भी नहीं था अब हमें मशकूक चीज पता है क्या क्यों नजर नहीं आती? हमें इसलिए नजर नहीं आती कि जो 2 घंटे के बाद रिजल्ट आते रहे, अगले 48 घंटे में आते रहे, उसके बाद 3 दिन लग गए रिजल्ट आने में, 2 दिन तो तकरीबन 3 दिन लगे थे। अच्छा, वो जो पीटीआई का विक्ट्री ट्रेंड है वो नीचे इस तरह से नीचे नहीं आया, बल्कि वो थोड़ा और ऊपर, स्लाइटली ऊपर चला गया। सही है। ग्राफ बढ़ता गया, उसका ग्राफ ऊपर गया, अपवर्ड गया, स्लाइटली, जी सर, बनाम ऊपर गया। सही है। अच्छा, इससे फिर हमें लगता है कि स्लो होने में कोई बेईमानी का आंसर नहीं था। सही है। अच्छा, बदनीति का आंसर नहीं था। अगर बदनीति का आंसर होता तो फिर ये है कि पीटीआई जो कि धांधली का इल्जाम लगा रही है इलेक्शन जीतने के बावजूद, वो उनका जो विक्ट्री ट्रेंड है वो डाउनवर्ड होता। वो डाउनवर्ड नहीं हुआ। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, नहीं बिल्कुल, आप पीटीवीएम में दिखा सकता हूँ कि वो डाउनवर्ड नहीं गया बल्कि मजीद अपवर्ड हुआ। तो अगर इसके पीछे बदनीति होती तो फिर वो डाउनवर्ड होता, अपवर्ड क्यों किया? यही बात है। अच्छा, ये अजब एक मामला ये है, आप अगर राणा साहब देखेंगे, आज से पहले वो पार्टियां धांधली का इल्जाम लगाती थी जो हार जाती थी जी। अभी तो इंडिपेंडेंट जिनको आजाद कहा गया है, वो जो पीटीआई के लोग वो कह रहे हैं कि जी हम पीटीआई के, आजाद नहीं बल्कि पीटीआई के हैं। बाद में उनको पीटीआई के झंडे के साथ भी मतलब मुंसलिक करके भी उनकी, आपको पता है कि जो दीगर आजाद उम्मीदवार थे उन्हें इलादा कर दिया गया और उनको उनके झंडे के साथ, उनकी पार्टी का जो स्लोगन है उनके साथ उनको उनका रिजल्ट सामने आ गया। अच्छा, पहली दफा ऐसा हुआ है कि जीतने जिसके ज्यादा पॉइंट्स करेंगे, जिसके ज्यादा है, जिसके ज्यादा नंबर है, वो ही धांधली का इल्जाम लगा जी। हाँ। तो दूसरी तरफ ज़ाहिर नून लीग के वोट उनसे दूसरे नंबर पे। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं ये बताऊं कि देखें, धांधली जो होती है वो क्लोज मार्जिन पर मुमकिन होती है। सही है। अब मैं 2 सीटें आपको आइडेंटिफाई करूंगा। एक सीट के ऊपर पीटीआई बहुत शोर मचा रही है और दूसरी सीट के ऊपर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल पार्टी बोल रहे हैं, शाउटिंगली बोल रहे हैं। एक सीट लाहौर की है, हल्का नंबर मैं शायद ना बता पाऊं, याद आ जाएगा मुझे। मियां नवाज शरीफ कैंडिडेट थे और पीटीआई की यास्मीन राशिद, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहब कैंडिडेट थी। तो उस पर कहा जा रहा है कि ये जी धांधली हुई है, नवाज शरीफ साहब हार गए थे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो दूसरा हल्का है कराची का, जहां फारूक स्टार जीते हैं। अच्छा, ये इस टाइप का जो रिजल्ट होता है ना, ये रिकाउंटिंग के बगैर कंसोलिडेशन में ही चोरी पकड़ी जाती है, क्लियरली चोरी पकड़ी जाती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले हम इस लाहौर के हल्के को डिस्कस करते हैं। लाहौर के हल्के के रिजल्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो कि पीएमएलएन के उम्मीदवार थे और अभी जीते हुए उम्मीदवार हैं, इनके वोट हैं 1,71,000। ठीक है। और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा कैंडिडेट ऑफ पीटीआई, उनके वोट हैं 1,15,000। ठीक है। अब ये लोग कहते हैं, जो मैंने इल्जामात सुने हैं, और पीटीआई के भी मतलब एक हर लीडर का अपना फिगर होता है, लेकिन मैंने जो फिगर सुना है पीटीआई की तरफ से, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ के वोट थे 70,000 और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा के वोट थे 1,15,000। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, नाजरीन से भी मैं मुखातिब हूं इस बात पर कि आपसे सवाल रखता हूं आपके सामने में कि ये इसके मुताबिक 1,01,000 वोट का फर्क है, डिफरेंस है कि ये मतलब इसका मतलब है वो जाली ऐड किए गए। सही है। अगर जाली ऐड किए गए हैं, इवन के डब्बों में भी बैलेट पेपर डाले गए हों, ठीक है, तो वोट देने का प्रोसेस तो हर कोई जानता है कि सबसे पहले तो पोलिंग स्टेशन के बाहर पर्ची काटी जाती है। बल्कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये
टीवी पर बताया है कि उन्होंने एक ऐप बनाई हुई थी सही कि वो ऐप में एंट्री कर रहे थे जो उनके काउंटर से पर्ची दे रहा था। ठीक है वो अपने मतलब इस तरीके से वोट गिनना जो वो काउंट करना चाह रहे थे। काउंटिंग जो उनकी थी ठीक है, अब हर कोई अपनी पर्ची की काउंटिंग करता है कि सही। हमारे काउंटर से, हमारे कैंप से इतनी पर्चियां इस पोलिंग स्टेशन पर काटी गई है। सही पहला रीचेक होता है उनका, सही किया जा सकता है। सही अच्छा, दूसरा ये है, जैसे ही वो इंटर होते हैं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो उन जो इंतखाबी फहरिस्त है, इलेक्टोरल रोल, उसको देखकर उसके नाम को के गिर्द गोल दायरा बनाया हाँ जाता है। सर्कल लगा दिया जाता और जो सामने बैठे होते हैं पोलिंग एजेंट, जी सर हर उम्मीदवार का एक एजेंट बैठा होता है, वो बिल्कुल भी फरिश्ते लेकर बैठे होते हैं। सही है और वो पूछते हैं, हाँ जी सीरियल नंबर क्या है? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऊंची आवाज से बताता है कि सीरियल नंबर फला। सही ठीक है, वो फिर उस बंदे का नाम फिर पोलिंग एजेंट बताता है, फला वल्द फला प्रेसिडेंट ऑफिसर जी। वो फिर गोल्डन लगाते हैं, वो उसका नाम काट देते हैं, सही है उसके ऊपर लकीर फेर देते हैं। सही ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस ये होता है कि बैलेट पेपर निकाला जाता है, बैलेट पेपर के ऊपर दो जगहों पर साइन और अंगूठा लगवाया जाता है। सही ठीक है, वो फिर काट लिया जाता है, एक हिस्सा जो है छोटा हिस्सा वो बुक के साथ रह जाता है, और उसके साथ रजिस्टर के ऊपर नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर साइन और अंगूठा दोनों लगवाए जाते हैं। सही ठीक है। अब रिकंसिलिडेशन क्या होती है? वो ये होती है कि आप बाहर जो पर्चा काटी है उनसे पूछें कि कितना टोटल टर्नआउट कितना हुआ है। सही अच्छा, फिर जो पोलिंग एजेंट हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, उनकी हर के पास अपनी अपनी फहरिस्त होती है, उनसे पूछा जाता है, उनकी फहरिस्तें देखी जाती हैं बाकायदा जी कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं। सही फिर जो बैलेट पेपर का हिस्सा बुक के साथ बचा हुआ होता है उसको साथ मिलाया जाता है, फिर रजिस्टर के ऊपर साइन अंगूठा देखा जाता है। तो ये सारी चीजें, अब मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि उस हलके में 1,01,000 वोट कम पोल हुआ होगा। अगर वो मफरूजा मान लिया जाए मफरूजा तो जिसको बढ़ाया गया, तो फिर 1,00,000 वोट ऐड करना टर्नआउट में ये पकड़ा जाता है। मुमकिन ही नहीं है ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन पकड़ा नहीं। जाने वाला। इसी तरह कराची में जो फारूक स्टार का हल्का, मैं इसलिए कहूं कि ऑलमोस्ट जो 1-2 हल्कों के अलावा जो एमकेएम को सीटें मिली हैं, शायद वो जो एमकेएम लंदन के वो लीडर हैं उनकी तरफ से बाइकाट की कॉल थी, और कराची में बाइकाट काफी मुअस्सर रहा, वहां पर थोड़े वोट पोल हुए। फारूक सत्तार के टोटल वोट जो है वो 20,000 लेकर जीता है, तकरीबन 4-5 हजार की लीड लीड से। से ठीक है, सही तो अब 20,000 का मतलब ये है कि वहां पर 7 उम्मीदवार भी हों सही है जिन्होंने वोट लिए हों, सही तब भी टोटल वोट पोल जो है वो 1,00,000 बनेगा। हाँ बिल्कुल राउंड फिगर यही है ठीक है, 1,00,000 बनेगा अगर 7 उम्मीदवार भी बिल्कुल हों। यही अगर 4 उम्मीदवार हैं तो वोट मेरे अंदाजे के मुताबिक फिर कास्टिंग वोट जो टर्नआउट है वो बनेगा 80,000। सही है ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनका उम्मीदवार 40-50 हजार वोट नहीं ले पाया। नहीं ले पाए अगर 40-50 हजार वोट लिए होते सही है तो टर्नआउट में शो हो जाते। बिल्कुल शो हो जाती टर्नआउट से निकालना मुमकिन नहीं है। फिर वही तरीका जो मैंने लाहौर के हवाले से बताया, अगर वही तरीका अडॉप्ट किया जाए, रिकंसोलिडेशन की जाए, तो रिकंसोलिडेशन में पकड़े जाएंगे। बिल्कुल पकड़े कि अगर फर्ज करे कि जमात इस्लामी कहती है कि हम जीते हुए थे, पीपल पार्टी कहती है हम जीते हुए थे, 40,000 सपोज पड़े हों जमात इस्लामी के कैंडिडेट को वोट, 45,000 सपोज पड़े हों पीपल पार्टी के कैंडिडेट को, तो ये तो 85,000 तो ये हो जाता है। बिल्कुल यही बात तो 85,000 अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि टर्न आउट जो है ना, टोटल वोट पोल, वो तो 1.5 लाख से ऊपर होगा। अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो फिर उसको 80,000 वोटों पर कैसे लाया गया? ये तो पकड़े जाने वाली बात है, ये तो छुपा ही नहीं रह सकता। नहीं छुपा सकते ये तो एक क्लर्क भी, एक पटवारी भी, आम आदमी एक आम पढ़ा लिखा, मतलब एवरेज पास जो एफए या बीए पास बंदा भी बैठ जाए 2 घंटे रिकंसोलिडेशन करे सब चीजों की, तो ये पकड़े जाने वाला मामला है, ये नहीं छुप सकता। यही बात है। अच्छा, जो बड़े बड़े तजियाकार थे, पाकिस्तान टेलीविजन के बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़ी स्क्रीन से होती, बड़े बड़े मीडिया के नाम है वो, उनकी तरफ से ये कहा जाना था जिसमें सोहेल वलाई साहब हैं, अमन मीर साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर टर्नआउट 40% या 50% तक रहता है तो नून लीग जीत जाएगी।
लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो पीटीआई के जो लोग हैं उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। मुझे एक बात बताइएगा कि एक तो कहा यह जा रहा है कि नून लीग का वोटर कम निकला है, क्योंकि आप इस चीज को देख भी रहे थे और आपके पास तमाम रिजल्ट आ भी रहा, क्योंकि कंपाइल भी कर रहे थे ना, क्योंकि आप पीटीवी में बैठे हुए थे। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई नून लीग का वोटर कम निकला है या पीटीआई का वोटर ज्यादा निकला है? मुझे इस बात का शक है, कहने में कोई मुझे बात नहीं है कि शायद ओवर एस्टिमेट किया था नून लीग ने अपनी पोजीशन को। शायद किसी यकीन दहानी पर चल रहे थे कि हमने देखा है सिर्फ पोलिंग वाले दिन या बाद रिजल्ट वाले टाइम पर नहीं देखा, बल्कि अगर आप आंखें खोलकर पहले भी देख रहे हो जो कैंपेन है वो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स ने उस तरीके से नहीं नहीं, क्योंकि वो समझ रहे थे हमें खाली फील्ड वो गलियां हो जा मैंने सुनिया थे मिर्जा यार फिरे उन्होंने समझा कि शायद कोई भी नहीं निकलेगा, कोई नहीं आएगा हमें चैलेंज करने वाला, और जितने भी वोट लोग खुद डाल देंगे तो हम उन वोटों से जीत जाएंगे। मेरे ख्याल में उनको ये शायद लग रहा था, उन्होंने एस्टिमेट सही तरीके से किया मतलब मैं आपको बहुत सारे हल्कों में बता सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद में बता सकता हूँ, मैं आपको राजनपुर में अपने हल्के का भी बता सकता हूँ कि पीएमएलएन के कैंडिडेट्स ने ना तो कोई गाड़ियां हायर की, ना वोटरों को घर, जैसा पहले होता था कि मिनते तरले करके घरों में अंदर जाकर पाँव पकड़ के कैसे सब निकला, कोई बूढ़ी माँ है, कोई व्हील चेयर पर है, वो भी आ जाए, हम हमारे पास इंतजाम है कंफर्टेबल तरीके से पोलिंग स्टेशन ले जाने का। ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके इतने कोई बड़े भरमार पेनाफ्लेक्स की भी नहीं थी। अच्छा, पहले वो आपने देखा कभी जो केबल चैनल होते हैं, बिल्कुल जी, केबल चैनल पर इश्तिहार चलते थे, अब इस बार देखा आपने? कुछ भी नहीं। एक पार्टी का इश्तिहार टीवी चैनलों पर चल रहा है या अखबारों में छपा हुआ है, कैंडिडेट्स की तरफ से कुछ भी उस तरीके से जोर नहीं लगाया गया, ये विजिबल था। दूसरी तरफ से ये हो गया तो एक उनके लिए इशू पैदा हो गया। अगर मैं समझता हूं कि सही तरीके से पीएमएलएन इलेक्शन लड़ती, जो एक पावरफुल कैंपेन करती अगर, तो शायद इस तरीके से ना होता, उनकी 8-10 सीटें 15 सीटें मजीद हो सकती थी मेरे ख्याल। पंजाब हमेशा से मरकज समझा जाता था नून लीग का, वैसे तो ओवरऑल नून लीग का वोट था पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब मरकज समझा जाता था। आप क्या समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब यहाँ से लंदन गए और काफी अरसा वहां आपको बताया कि लंदन में वो रहे, जिसकी वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ, पार्टी पीछे तितर बितर हो गई, सारा मामला हुआ, आप समझते हैं कि डीमोटिवेट हो गया उनका जो वोटर था, या जो नवाज शरीफ या पीएमएलएन का जो वोटर था? फैसल देखो, बात ये हो सकती है, फैसल बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत को एक अजीब नहज पर पहुंचा दिया है कुछ लीडरों ने या किसी कुछ पार्टीज ने, कि यहाँ पर स्लोगनशिप मतलब है नारेबाजी, सस्पेंस, सनसनी, सेंसेशन, मतलब इस तरीके से प्रोपेगेंडा, इसकी ज्यादा जगह है, गुंजाइश बन गई है, और संजीदा गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं बनी है। कि अब ये है कि नो डाउट जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी, उसका खमियाजा जो भुगता है पाकिस्तान के अवाम के बाद वो नून लीग ने भुगता है, पीएमएलएन को उसका हिट पड़ी है। उसकी वजह यह है कि मैं क्योंकि इकोनॉमी जर्नलिस्ट हूँ और मैं इन चीजों के ऊपर काफी मैंने रिसर्च भी की है कि जिस तरीके से पीटीआई की के 4.25 साल में इकोनॉमी को चलाया गया, मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो दूसरे से मांगी हुई गाड़ी को बेदर्दी से चलाया जाता है, कि मेरी तो नहीं है, ऐसे ही मेरे ख्याल में चलाया गया, और बल्कि इसमें फॉरेन पावर्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पीटीआई गवर्नमेंट ने जानबूझकर प्लानिंग के तहत फॉरेन पावर्स के असाइनमेंट के तौर पर सीपैक को रोल बैक किया, और उसके नतीजे में मईशत का ताना बाना ही बिगड़ गया। अब उसको सुलझाना था तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने इम्कान कोशिश की कि मईशत को ट्रैक पर भी डाला जाए और कुछ डिलीवर भी किया जा सके, अवाम के दुख दर्द कम किए जा सके, कीमतों को नीचे लाया जाए। लेकिन हमने जो रीड किया है, मैं सिर्फ दूर से देखने की बात नहीं कर रहा, हमने रिसर्च की है। हाँ, एक्चुअली आप जरा चीज कि हमें जो पता चलता है कि सुपर पावर अमेरिका ने
आईएमएफ को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, क्योंकि आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वास्ट मेजॉरिटी है अमेरिका की। आईएमएफ को अमेरिका कंट्रोल करता है। बिल्कुल हमने ये देखा कि एक तो वर्ष से वर्ष मुआहदा करके गई थी पीटीआई गवर्नमेंट, मतलब टेबल की उस तरफ भी आईएमएफ बैठा था, इस तरफ भी आईएमएफ बैठा था, पाकिस्तान का नुमाइंदा कोई नहीं था उस मुआहदे को जब निगोशिएट एग्रीमेंट्स करते हो रहे थे। जी। तो एक बदतरीन मुआहदा जो करके गई थी, उसके बावजूद भी पीटीएम गवर्नमेंट जब दो शर्त पर अमल दरामद पूरा कर लेती थी, जी सर, उस मुआहदे से हटकर आईएमएफ तीन और शर्त ले आता था सही है। कि ये भी पूरी करनी है। वो तीन पूरी कर तो चार और ले आता था। सांस नहीं लेने दिया हुकूमत को आईएमएफ ने। जी सर, ये डिजाइन था, ये इंटरवेंशन थी, बैरूनी इंटरवेंशन थी पाकिस्तान के मामलात में। पाकिस्तान फंसा हुआ था। इसहाक डार साहब मेरे सामने की बात है, चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें अल्टरनेटिव पर जाना चाहिए, हमें बी प्लान देखना चाहिए, प्लान बी पर जाना चाहिए, हम खाई में कर रहे हैं। वो डर रहा था, वो अपनी क्यादत से, डार साहब कहते थे कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि ना रियासत बचे और ना सियासत बचे। आज तो तुम कहते हो कि हम सियासत में रियासत बचा रहे हैं, ये भी हमारे साथ ये इंटरनेशनल बदमाश कर सकते हैं। तो जैसे तैसे करके साकदार साहब ने मैं समझता हूं, मेरी ये राय है सोची समझी ऑन दी डेटाबेस, कि इसाक डार ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल दिया। आज डिफॉल्ट का खतरा दूर दूर तक नहीं है, सही है। ये काम कर दिया। लेकिन उसके ऊपर लोग सियासत का मिजाज जो है ना नारेबाजी वाला बना दिया गया। ये इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू ना तो अवाम इलेक्शन के टाइम सुनते हैं, ना इस पर तवज्जो देते हैं कि किसको क्या फेस करके क्या बचाना पड़ा, कि वो अगर ये ना करता तो अवाम को लॉलीपॉप दे सकते थे। इस वजह से एक बहुत आजमाइश का सामना करना पड़ा, खास तौर पर पीएमएल-एन को मैं समझता हूँ। अच्छा राणा साहब, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है, ज़रा आपने भी कहीं जाना है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि इलेक्शन हो चुके हैं, तकरीबन एक हफ्ता गुजरने को है, अभी तक पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं बनी, वही निगरान सेटअप चल रहा है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट बनाने में, हुकूमत बनाने में क्या मुश्किल दरपेश है? यही मुश्किलात पेश है ना कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आगे भी वो खुशनुमा फैसले शायद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि मजीद मुश्किल फैसले ऐसे करने होंगे जिससे लोग दुखी होंगे, लोग नाराज होंगे। और दूसरी तरफ मतलब सड़कों पर जो सजाया जा रहा है मैदान, वो जो स्टेज सजाया जा रहा है, वो फिर लोग उनके लिए जो है ना माहौल हमवार होता है। एक तो बात ये है, इस वजह से कई मुश्किलात दरपेश है। और दूसरी बात जिसकी मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहता था, वो ये है कि दुआ करें कि पाकिस्तान को के लिए अच्छा हो। जिस तरीके से एक मखसूस पार्टी हालांकि इलेक्शन जीती हुई है, उसके बावजूद जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से जिस तरह का बंदा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अनाउंस किया है, इससे तो यही लगता है कि पीटीआई बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रही है। और अच्छा, हो सकता है उनको सारी बात पता ना हो। बैरूनी ताकतें बड़े ये मतलब एक जादूगरी होती के तरीके से जादूगरी के अंदाज में यूज करते हैं कि जो यूज हो रहा था उसको पता भी नहीं होता मैं कितना बड़ा कोई सान्या करने जा रहा हूं। लेकिन जो डायरेक्शन खुदा ना खास्ता ऐसी बन सकती है कि मुल्क की सलामती को स्टैक पर लगा दिया जाए, मुल्क की सलामती स्टैक पर आ जाए, डिसइंटीग्रेशन का माहौल पैदा कर दे। मैं तो समझता हूं कि देखें, आपके साथ बहुत गलत हुआ होगा, मान लेते हैं आपके साथ बहुत जुल्म हुआ होगा, लेकिन जो है कि लड़ाई उस हद तक लड़ी जाती है जो जहां घर सलामत रहे। जी बिल्कुल। कि घर के अंदर अगर आप लड़ते भी हैं तो गरेबान एक दूसरे का पकड़ कर लड़ते हैं। चलो लाठी उठा ली, जूता उठा लिया, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि घर के एक कोने में बैठा हुआ भाई दूसरे के ऊपर जब बम या रॉकेट लॉन्चर फेंकेगा तो दूसरे भाई मरेगा क्या? कजन मरेगा? मुखालिफ कजन मरेगा या भाई मरेगा? भाई मरेगा नहीं, वो घर भी साथ गिरेगा, वो भी जाएगा, वो भी साथ गिरेगा।
सही है। जब लड़ाई को आप इस हद तक बढ़ाते हो कि एक दूसरे पर बमबारी शुरू कर देते हो एक ही घर में बैठकर, तो वो सिर्फ मुखालिफ नहीं मरेगा, जी वो घर भी आपके ऊपर मलबा बनेगा। बिल्कुल यही बात। तो ऐसा ना हो कि हम सब घर के मलबे के नीचे दब जाएं और उस मलबे के ऊपर तीसरा खड़ा हो। कोई दुश्मन हो और जश्न मना रहा अच्छा हो। मुझे खुदा ना खास्ता, खुदा अल्लाह के ना करे लिए ऐसे हालात हो। ऐसी सिचुएशन की तरफ ना जाए। अच्छा बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी हम नून लीग की गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन उस उनकी गवर्नमेंट के साथ जो लोग हुए उसमें हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे, मतलब कैबिनेट में। कैबिनेट में नहीं जाएंगे। हाँ, इस बात का क्या मतलब है कि आप नहीं समझते कि फिर तो अगर नून लीग में यही हालात रहे, जैसे आप भी आजाद शुमार आने वाले बता रहे हैं कि मुल्क की मेरे ख्याल में तो ये ये नून कोई लीग तो खत्म होते हुए फिर आपको नजर नहीं उसकी आ रहा? वजह तो आपको सबको सामने है कि वही है कि मुआशी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस कोई अच्छी नहीं है। मैंने तो कल भी एक टीवी चैनल पर बैठा हुआ था, मैंने तजवीज दी कि ये लोग जो पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं, ये अपना एक कन्वेंशन मुनक्किद करें सही और उस कन्वेंशन में एक टीम बनाएं, इकनॉमिक टीम। सही है। वो इकनॉमिक टीम हुकूमत बनने से पहले तमाम पार्टियों का मंशूर सामने रखे, उसका जो इकनॉमिक प्रोग्राम है मंशूर का, जो मंशूर के अंदर जो मुआशी प्रोग्राम है, उन सबको सामने रखा जाए और एक मुश्तरका मुआशी प्रोग्राम पहले डेवलप करें कंसेंसस के साथ, सही मुकम्मल इत्तेफाक के राय के साथ डेवलप करें। कि अभी कंट्राडिक्शन है, कोई पार्टी चाहती है निजकारी मईशत के लिए जरूरी है, कोई पार्टी समझती है कि निजकारी नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। इस तरह के कई जो है ना मुख्तलिफ राय है, इख्तलाफ राय है। लेकिन इस सारे को जो है ना रिकंसाइल किया जाए कि एक जब तक ये इत्तेहादी मुआशी प्रोग्राम पर मुत्फिक नहीं होंगे उसके बगैर हुकूमत में जाएंगे। तो अभी मतलब बिलावल साहब ने ये किया है, उसका नुक्ता नजर उसकी वजह ये की है कि जी पिछली हुकूमत में फैसले कर रही थी, इकनॉमिक फैसले नून लीग कर रही थी, लेकिन जिम्मेदारी हम भी ले रहे थे। सही हमसे मतलब इनपुट लिए बगैर या हमारी बात माने बगैर फैसले हो रहे थे, तो लिहाजा अब इस बार हम वजीर नहीं बनेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, लिहाजा जो भी फैसले होंगे उनका जो भी नतीजा निकलेगा उसके अकेले जिम्मेदार नून लीग होगी, कर फैसले भी वही करेगी और जिम्मेदारी भी वही लेगी। मैं समझता हूं कि ये अपनी सियासत बचाने की भी नाकाम कोशिश है। इसकी बजाय अगर ये तमाम इत्तेहादी रेसिप्रोकल तरीके से, शफाफ तरीके से इत्तेफाक राय पर जाएं, एक मुआशी प्रोग्राम पहले बनाएं, 2 दिन 4 दिन हफ्ता बैठ जाएं, सर जोड़कर 20-25 लोगों की एक फोरम बना दें जी सर। और वो पाकिस्तान के लिए बल्कि इदारों से भी इनपुट ले लें, सही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी इनपुट ले लें, एफबीआर से भी इनपुट ले लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी इनपुट ले लें, तो बाकी इदारों से भी इनपुट ले लें, एसआईएफसी से भी, और सारी इनपुट लेने के बाद एक मुश्तरका मुआशी प्रोग्राम पर पहले 100% मुत्फिक होंगे तो फिर हुकूमत कामयाबी की तरफ जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है, अभी उनकी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी, आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ मैं। उन्होंने कहा जी कि नून और पीपी को चाहिए कि वो अपोजिशन में बैठे, गवर्नमेंट उन्हें नहीं लेनी चाहिए, मुल्क के हालात नहीं है गवर्नमेंट चलाने वाले। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब का ये जो उन्होंने एक बयान दिया है, ये लगता है कि क्योंकि नून लीग की तरफ से ये नहीं, बयानिया बनाया गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा रख ले कि उन्होंने बयानिया उनकी तरफ से ये था कि जी JUI फेज जो है वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया, हम उसको साथ लेके चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके अपने इत्तेहादी है वो आपके साथ नाराज है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, मौलाना साहब के इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है ना। जी सर। लेकिन बात यह है कि अगर PMLN और पीपल पार्टी भी हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर हुकूमत कौन बनाएगा? PTI भी नहीं बना सकती, नंबर तो उनके भी पूरे नहीं है, तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा? इस तरीके से तो पाकिस्तान में एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, नया बहरान पैदा हो जाएगा। और जो है ना, इससे हम डरते भी हैं क्योंकि 1970 में भी इस तरह का एक सियासी बहरान पैदा हुआ था कि कोई हुकूमत नहीं बना पा रहा था और एक बहुत बड़े साने से दो चार होना पड़ा। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब तैयार हो जाएंगे, उनसे बातचीत हो रही है और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत इनको बनानी चाहिए। अगर ये हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर तो एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और आप तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे होंगे, इसके मुतरादिफ समझा जाएगा।
सर ये भी तासर आ रहा है, सामने दिया जा रहा है, बल्कि फैसल वावड़ा साहब ये अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं कि जी नहीं, मैं उसकी बात पर कमेंट वैसे उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक साल मैं उसकी बात 6 पर महीने कमेंट नहीं चलेगी। करूंगा। वैसे आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा कर देगी? वो सर्टिफाइड झूठा आदमी है और मैं एक सर्टिफाइड झूठे आदमी की बात पर नहीं कमेंट। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से क्वेश्चन करूंगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई साथ नहीं है। आज उन्होंने ओपनली इस चीज का इतराफ किया है और साथ उनका ये भी कहना था कि जी पीपी हो या पीएमएलएन हो, हम किसी का हिस्सा नहीं है। जी, पीपल पार्टी का हिस्सा भी वो नहीं है, उनकी अपनी जमात है, पीएमएलएन का हिस्सा भी नहीं है। नहीं, मैं था पहले मैं आजादी रहे हैं तो अब भी उनके साथ बातचीत हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो, मेरा तज्जिया है कि वो मान जाएंगे। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे या नहीं होंगे? नहीं, नवाज शरीफ तो वजीर आजम नहीं बन रहे, वो तो शरीफ बता भी दिया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन टीवी पर बता दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन की तरफ से शहबाज शरीफ। अच्छा सर, एक बड़ी अनोखी सी एक बात मैं आपके साथ मौलाना साहब के हवाले से करूं। किसी ने उनसे, रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद में जा सकते हैं, तो उन्होंने इशारों में बात की। जो मुझे समझ आई वो यही थी कि हमारा उनके साथ मतलब एक जहनी इख्तिलाफ है, उनकी सियासत जो करने का एक तरीका है उससे इख्तिलाफ है, लेकिन हमारा उनसे कोई नफरत का तो इस तरह का तो मामला नहीं है। तो कहीं मौलाना साहब ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो उनके पीटीआई के साथ चले जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मरवत साहब ने इंकशाफ किया है सर कि जरदारी साहब ने रात को किसी टाइम उनसे राब्ता किया है। उसके ऊपर आपकी इसके हवाले से कोई खबर है आपके पास? मैं ऐसे लोगों को जो है ना, ये जो नाम आप ले रहे हैं, पहले भी एक नाम लिया, मैं इन लोगों के को इस लायक नहीं समझता कि इनकी बातों के ऊपर हम कमेंट करें और टाइम जाय करें और लोगों को जो है ना हम मिसगाइड होने की तरफ ले जाएं। इन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, इनकी सियासत के ऊपर कोई राय वैलिड ही नहीं है। अच्छा सर, आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इकोनॉमी को कवर भी करते हैं और काफी अरसे से कवर कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप हमारे उस्तादों की जगह है, हम आपको देखते हैं, सीखते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि क्या मुल्क संभल जाएगा मुल्क जिस हालात में, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का अंदेशा भी दे दिया गया है, तो आम आदमी, गरीब आदमी कैसे जिए? हाँ, मुल्क संभल जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अभी कहा गया था कि मुश्किल फैसले नहीं, बड़े आसान फैसले किए गए। कि मुश्किल तो हमारे लिए थे, मुश्किल तो अवाम के लिए थे ना, फैसले करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। कि आप, ये तो बड़ा आसान होता है कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, आप गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, आप नया टैक्स लगा दें, आप सरचार्ज लगा दें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, पीडीएल लगा दें, फला फला कर लें। ये कोई मुश्किल फैसले नहीं होते। मुश्किल फैसले वो होते हैं जो बेनिफिशियरी है सिस्टम के, जो बुहरानों के बेनिफिशियरी हैं, उनसे कुर्बानी मांगे, आप उनकी जेब से निकालें। मैं समझता हूं कि मुल्क बिल्कुल मुश्किल से निकल जाएगा, पाकिस्तान तरक्की भी करने लग जाएगा, लेकिन बशर्ते कि पाकिस्तान का जो इलीट अशराफिया तबका है वो कुर्बानी दे, वो अपनी आधी दौलत पाकिस्तान को वापस करे, तो पाकिस्तान बच जाएगा। थैंक्स ऑन दिस नोट। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपने राना साहब की सारी बात सुनी। इंटरव्यू का मकसद ये था कि मुख्तलिफ क्या असर रही है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये इलेक्शन भी धांधली, इसमें भी धांधली हुई, गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी धांधली हुई। तो मकसद ये होता है कि असल खबर आप तक पहुंचाई जाए। कुछ लोग ये होता है कि प्रोपेगेट करते हैं चीज़ों को, कुछ सहाफ़ी पार्टियों को फेवर करते हैं, इस वजह से वो ऐसी खबर देते हैं जिससे लोग खुश हों। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि आप तक सच्चाई के साथ चीज़ पहुंचाई जाए, जहां तक हम पहुंचा सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी जो सपोर्ट होती है वो हमारे लिए मोटिवेशन होती है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।